हेलो। तो अब अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे बंगाल से अवध की तरफ। ओके। जैसा कि अगर आपको याद हो तो अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, है ना, एक रफ मैप बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड। ठीक है, कुछ ऐसा मैप है इंडिया का, राइट। है ना। सो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये जो पोर्शन था ये बंगाल का पोर्शन था, है ना। ये जो पूरा पोर्शन था ये बंगाल का पोर्शन था, ठीक है। और ये जो पोर्शन था ये अवध का पोर्शन था, ठीक है। ये है अवध। तो बंगाल हमने देखा कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरे बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया, है ना, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। और उसके बाद उनकी बारी आती है, अब किसकी बारी आती है, अवध की। तो बैटल ऑफ बक्सर अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था, सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 16 अगस्त 1765 में, है ना। तो हम कहानी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग से 1722 से। ओके, अवध की कहानी। तो अवध, ओके। तो ये अवध कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इसका जो एक्सपेंशन था उस टाइम पे, है ना, पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बात करें तो इसका जो एक्सपेंशन था वो आप कन्नौज से लेकर एक्सक्यूज मी कन्नौज से लेकर कर्मनासा नदी तक, ओके, कर्मनासा रिवर तक इसका एक्सटेंशन था। ये मतलब प्रोविंस वहां से वहां तक था, इंडिपेंडेंट। अब इसको इंडिपेंडेंट किसने बनाया, तो अगर आपको याद हो तो जो अफगानी मूल के थे, अफगानी मूल के कौन थे, अफगानी मूल के थे हमारे किसके, फारूक सियर के ग्रुपिंग हो गया था ना उस टाइम पे, बहादुर शाह के टाइम पे या जहांगीर शाह के टाइम पे हमने डिस्कस किया था। सैयद ब्रदर्स थे, 4 ग्रुप्स बन गए थे, है ना, 4 ग्रुप्स, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तो जो अफगानी ग्रुप के लीडर थे, अफगानी ग्रुप के लीडर वो थे सादत खान, है ना। तो सादत खान, ये वही सादत खान है जिन्होंने बोला था नादिर शाह को कि जाओ भाई दिल्ली में 5 करोड़ मिलेंगे। तो नादिर शाह को क्या मिला, 70 करोड़ रुपए, पीकॉक का थ्रोन मिला, साथ साथ कोहिनूर डायमंड भी लेके चले गए वो, है ना। और इनको बोला कि आप दो 20 करोड़ रुपए, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। कब सुसाइड किया इन्होंने, 1739 में, उसी साल, है ना। तो ये कहानी है, स्टार्ट होती है अवध की, ठीक है। तो अवध को हम सबसे पहले कैसे डील करेंगे, तो अवध को डील करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही जैसे हमने बंगाल को किया था कि इंपॉर्टेंट नवाब से, ठीक है। नवाब्स को हम देखेंगे ऑर्डर में कि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सपेंशन किया अवध में और अवध को अपने अंडर में ले लिया, है ना। 1756 में जब डलहौजी आया था तो अपने अंदर में कंप्लीटली ले लिया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोमिनेंट नवाब्स से, ठीक है। तो पहले नवाब कौन होंगे, उसमें उनका एक लिस्ट बना देता हूं मैं, ठीक है। अवध के प्रोमिनेंट नवाब्स, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट नवाब्स, प्रोमिनेंट नवाब्स ऑफ अवध, ओके। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे सादत खान की, है ना, अफगानी मूल के सादत खान, ओके। इनका जो काल था वो 1722 से आप पकड़ लीजिए और 1739 तक था, ठीक है। इन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट कर दिया था। 1720 भी आप कंसिडर कर सकते हो इस केस में, ठीक है, 22 या 20 उसी अराउंड। आपने देखा था कि हैदराबाद भी निज़ामुल मुल्क ने उसको फ्री किया था, है ना, फ्री मतलब इंडिपेंडेंट किया था, कहाँ से, ऑटोनोमस बना दिया था मुगल एम्पायर से। तो इसके बाद आते हैं हमारे सफदर जंग। तो सफदर जंग सबसे बोलेंगे केपेबल नवाब थे अवध के, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इन्हीं को हम कहते थे, इनको अहमद शाह ने कौन सा टाइटल दिया था, वजीर बना दिया था उन्हें, तो इनको नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है, नवाब वजीर, ठीक है। यही है वो नवाब वजीर। इनका जो मकबरा है वो भी दिल्ली में है, ओके। तो सफदर जंग आए इसके बाद 1739 से लेके
54 तक, ठीक है, 54 तक इनका काल यहाँ तक था। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं कौन से, तो शुजाउद्दौला, जिनके बारे में आपने काफ़ी कुछ पहले से ही पढ़ लिया है ना, बैटल ऑफ बक्सर, है ना, ये वही शुजाउद्दौला है। इनका काल 1754 से लेकर 75 तक है, ठीक है। इनको वापस कर दिया गया था अगर आपको याद हो, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वहाँ पे अपनी आर्मी रख दी थी, है ना, जिसको कौन चलाएगा, तो यही चलाएंगे, शुजाउद्दौला, सारे एक्सपेंसेस यही कवर करेंगे, ठीक है। फिर शुजाउद्दौला के बाद आते हैं असफ उद्दौला, असफ उद्दौला, ठीक है। असफ उद्दौला जिन्होंने लखनऊ कल्चर को काफ़ी फेमस कर दिया था, है ना, जो शाही लखनऊ कल्चर है ना, वो इन्हीं के अंडर में काफ़ी आगे बढ़ा था, ठीक है। तो 75 से लेकर 92 तक इनका था काल। उसके बाद आते हैं हमारे सादत खान द्वितीय, सादत खान सेकंड, ठीक है, सादत खान सेकंड, जिनका काल है 1790 या 97, इसको कंसिडर कर लीजिए, 97 तक थे ये। तो 97 से लेकर के 1832 तक ये थे सादत खान सेकंड, ओके। और फाइनली जो आखिरी नवाब हैं, लास्ट नवाब जो थे, जिसके बारे में आपने पहले से आपको पता होगा, वो थे वाजिद अली शाह, ठीक है। ये वही वाजिद अली शाह हैं जिनके काल में, जिनको हटा दिया गया था, डलहौजी ने हटा दिया था, ये बोलकर कि इनका जो है ना पावर है वो ये मिसयूज कर रहे हैं, मिस रूल हो रहा है यहाँ पे अवध में, इनको हटा दिया गया था, ठीक है। तो 1832 से लेकर कंसिडर कीजिए 56 तक, ठीक है। जब 57 में फिर विद्रोह होता है, इनकी जो सेकंड वाइफ होती हैं हजरत महल, वो स्टार्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये सारे नवाब हैं अवध के, ठीक है, सादत खान, सफदरजंग, नवाब वजीर, है ना, शुजाउद्दौला, असफ उद्दौला, सादत खान द्वितीय और वाजिद अली शाह, ठीक है। एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं सादत खान। तो सादत खान ने क्या किया, सबसे पहले आते हैं हमारे सादत खान, ठीक है। इनका काल हमने डिस्कस कर लिया था 1720 से लेकर 1739 तक, नादिर शाह के आक्रमण तक। तो इनका हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो हम देखें कि ये फाउंडर थे अवध के, अगर पॉइंट्स में हमें लिखे हैं तो फाउंडर ऑफ अवध, इन्होंने ये इंडिपेंडेंट बनाया था, तो फाउंडर इनको कहा जाता है, ठीक है। ये किसके लीडर थे, लीडर ऑफ अफगानी ग्रुप, जो कोर्ट में, मुगल कोर्ट में ग्रुप्स बन गए थे, गुटबंदी हो गई थी ना, एक गुट थी अफगानी, उसके लीडर थे ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि अपने आर्मी में या एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू और मुस्लिम दोनों को कंबाइन करके रिक्रूट किया हुआ था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनटॉलरेंट नहीं थे, टॉलरेंट थे, ठीक है। तो ही एम्प्लॉयड, पॉइंट वाइज हम लिखेंगे, फाउंडर थे, लीडर थे अफगानी ग्रुप के, और इन्होंने एम्प्लॉय किया था हिंदू और मुस्लिम दोनों को, हिंदू मुस्लिम्स, ओके, इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी दोनों में या मिलिट्री में रखा था, ठीक है। तो इनटॉलरेंट नहीं कहेंगे, ये टॉलरेंट थे, ओके। और इनकी जो फेमस चीज़ है आपको याद है, बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह वाला, है ना। तो ये बैटल ऑफ करनाल में गए थे किनके साथ, निजामुल मुल्क के साथ, बैटल ऑफ करनाल, है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक तरफ थे नादिर शाह, ठीक है, एक तरफ थे नादिर शाह और एक तरफ थे हमारे मुगल के आर्मी। मुगल के आर्मी को लीड कर रहे थे निजामुल मुल्क और सादत खान, और एक और कमांडर्स थे बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें सादत खान भी थे। सादत खान ने क्या कहा था नादिर शाह को, जाओ दिल्ली, वहां से 5 करोड़ रुपए तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो नादिर शाह ने क्या किया, 70 करोड़ वहां से कलेक्ट किया, ठीक है। और 70 करोड़ कलेक्ट करने के साथ साथ सादत खान को कहा कि आप भी लाओ 20 करोड़ रुपए, बस उसी गम में ये चल बसे, ठीक है, 1739 में, ऑलराइट। तो ये है सादत खान का
पूरी जीवनी, है ना। इन शॉर्ट हमें इसकी ज़रूरत है, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन इनफ है। तो बैटल ऑफ करनाल हो गया, 1739 में हुआ था यही, 1739 में। ओके, अब हम चलते हैं आगे हमारे अगले नवाब की तरफ, जो थे सफदर जंग। तो सफदर जंग, जिनको नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है, इनका काल था 1739 से लेकर 1754 तक, ठीक है। तो ये कौन थे? तो ये सादत खान के सन इन लॉ थे, है ना, दामाद जी, सन इन लॉ ऑफ सादत खान। सादत खान के ये सन इन लॉ थे और नेफ्यू भी थे, है ना। तो उनमें होता है कि नेफ्यू भी शादी कर सकते हैं, है ना, तो वैसा कल्चर था। तो सन इन लॉ थे सादत खान के और साथ साथ नेफ्यू भी थे, तो उन्हें गद्दी पे आया और ये केपेबल रूलर थे, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये सबसे पॉपुलर नवाब थे अवध के, तो मोस्ट पॉपुलर नवाब ऑफ अवध थे ये। और इम्पॉर्टेंट इनका क्या है? तो इनका इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला है बैटल ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में इन्होंने क्या किया था? अहमद शाह अब्दाली को हराया था, ठीक है। बैटल ऑफ मणिपुर, बैटल ऑफ मणिपुर, है ना, जिसमें एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, है ना, और एक तरफ थे अहमद शाह जो कि मुगल बादशाह थे उस टाइम पे, प्लस सफदर जंग, ठीक है। तो इस टाइम पे इन दोनों ने मिलकर इनको हरा दिया था, अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था और ये जीत गए थे, ठीक है। और यहीं पे इसके बाद इनको वजीर का टाइटल दे दिया गया था, अहमद शाह ने दे दिया था वजीर का टाइटल, ठीक है। और उसी के बाद इनको नवाब वजीर के नाम से जाना गया, है ना, इनको नवाब वजीर से जाना गया। ओके, तो इनके बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं और इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक्सपेंशन ज़्यादा किया था, है ना। यही हम आगे चलते हैं सुजाउद्दौला के पास, जिनके बारे में काफ़ी कुछ हमने पहले से पढ़ रखा है ना। सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला का जो काल था 1754 टू 1775, ठीक है, तब तक इनका काल था। और ये कौन थे? तो ये थे सन एंड सक्सेसर ऑफ सफदर जंग, ठीक है, सन एंड सक्सेसर ऑफ सफदर जंग के सन थे और सक्सेसर काल में 2 बैटल्स हुए थे जो कि याद रखने वाला है, ठीक है। एक बैटल है, 2 बैटल है यहाँ पे, ठीक है, लेट मी राइट 2 बैटल्स, ठीक है। एक बैटल है, वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर से पहले हुआ था ये, जो कि हुआ था 1761 में, ठीक है। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिनको इनके पिता ने हराया था सफदर जंग में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को क्या हो गया, हरा दिया, ठीक है। यहाँ कौन जीते थे? तो ये लॉस्ट, मराठा इस वॉर को लॉस कर गए थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सुजाउद्दौला ने क्या किया था? अहमद शाह अब्दाली का हेल्प किया था, समझ रहे हो, मराठास के खिलाफ, क्योंकि मराठास जो थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके थे उस टाइम पे इंडिया में, ओके। और एक्सपेंशन के कारण वो क्या करते थे, कुछ चीज़ें थी मराठास की जो आप कह सकते हैं कि रिलेटेबल नहीं थी, है ना। वो क्या था कि वो हमेशा जब भी मन करता था तब अवध पे आक्रमण कर देना, राजपूताना पे आक्रमण कर देना, है ना, बंगाल पे आक्रमण कर देना, तो हैदराबाद पे कर देना, जब चाहे तब आक्रमण कर देना और लूट लेना, मराठा का यही काम था, ठीक है। तो इस कारण वो परेशान थे, है ना। ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू मुस्लिम वाली बात थी,
ये बस परेशान थे शुजाउद्दौला कि ये मराठास को हटाओ यहाँ से, ये दिल्ली आज न कल कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का हेल्प किया था, ठीक है, इस काल में। तो इन्होंने इसका हेल्प किया अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है। तो ये एक बैटल हो गया। और दूसरा जो फेमस बैटल जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ख़त्म हुआ, वो था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। और ये हुआ था 1764 में, ठीक है। इसमें आपको पता है कि एक तरफ से थे इंडिया की अलायंस, है ना, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। एक तरफ से थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इनको गंदी तरीके से हराया, ओके। उसके बाद इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सेकेंड ट्रीटी इनके साथ, शुजाउद्दौला के साथ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त को, ठीक है। ये हमने बंगाल में अच्छे से डिस्कस किया। कब हुआ था ये? 16 अगस्त को 1765, ठीक है। और इस ट्रीटी के अनुसार क्या किया गया था? इस ट्रीटी के अनुसार इनकी वहाँ पे ब्रिटिशर्स की आर्मी रहेगी, इनके ऊपर फाइन लगाया गया था, है ना, इनसे फाइन कलेक्ट किया गया था ब्रिटिशर्स ने, है ना। और फिर एक तरीके से देखा जाए तो अवध उस टाइम पे ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। और फिर इनके बाद आते हैं अगले नवाब, जिनका नाम है असफउद्दौला, ठीक है, असफउद्दौला। तो असफउद्दौला जो थे हमारे, उन्होंने सक्सीड किया था किसको? शुजाउद्दौला को, ठीक है। और इनका जो काल है वो बेसिकली कल्चर के लिए फेमस है ना। जो लखनऊ कल्चर आप देख रहे हो, है ना, लखनऊ कल्चर, उसको काफ़ी ये इन्होंने बढ़ावा दिया। आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाला है कि इन्होंने लखनऊ कल्चर को बढ़ाया। दूसरी चीज़ जो इनकी याद रखने वाली है वो है, इन्होंने दो चीज़ें बनवाई, दो फेमस चीज़ें बनवाई, है ना। ही बिल्ट टू थिंग्स, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। रूमी दरवाज़ा, है ना, रूमी दरवाज़ा जो है वो इन्होंने बनाया। सेकंड, इन्होंने इमाम बाड़ा, है ना, इमाम बाड़ा जो है ना, वो इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो ये दो फेमस चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इनका जो डेथ है वो हो गया था 1797 में, ठीक है। तो इनका जो काल है वो आप याद कर सकते हो कि 1775 से लेकर 1797, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इनके में। लखनऊ कल्चर को बढ़ाया, ये दो चीज़ें उन्होंने बनवाई, बस, ओके। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे, जो हमारे सेकंड लास्ट नवाब थे हमारे, इन द सेंस अवध के, वो थे सादत खान सेकंड, सादत खान सेकंड, ओके। और सादत खान का जो काल था वो था 1797 से लेके 1832 तक, ओके। तो सादत खान कौन थे? सादत खान सन और सक्सेसर थे, सेम चीज। ये थे सन एंड सक्सेसर ऑफ असफउद्दौला, सक्सेसर ऑफ असफउद्दौला, असफउद्दौला, ठीक है, सन सक्सेसर थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके काल में क्या हुआ, तो याद रखना है, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस पे हस्ताक्षर कर दिए थे, है ना। ही साइंड सब्सिडियरी अलायंस किसके साथ? विद लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर दिया था, ठीक है। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था हम पॉलिसीज में देखेंगे, ठीक है। हम ब्रिटिश पॉलिसीज में देखेंगे कि ये सब्सिडरी अलायंस था क्या, ओके। इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि कुछ नहीं था। बेसिकली जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। इनकी आर्मी नहीं रहेगी, ओके। सिर्फ यही जो भी आर्मी रहेगी वो इन्हीं की रहेगी, किसकी? ब्रिटिशर्स की। सब्सिडरी अलायंस का बेसिक चीज़ क्या था, तो सिर्फ ब्रिटिश आर्मी रहेगी, ठीक है, अवध में, ओके। वहाँ पे आर्मी के साथ साथ एक रेसिडेंट रहेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट वहाँ पे रहेगा कोर्ट में। राजा बस, नवाब जो है वो गद्दी पे बैठेंगे, बट जो बेसिक काम जो है सारी चीज़ें वो यही करने वाले हैं, ठीक है, रेसिडेंट, ब्रिटिश रेसिडेंट। तो यही था।
और पैसा कौन देगा? नवाब देंगे, और कौन देगा पैसा, है ना। तो फिर हम चलते हैं आखिरी हमारे नवाब पे, ठीक है, जो हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, और वो है वाजिद अली शाह। ठीक है, ये लास्ट नवाब थे, वाजिद अली शाह, ये आखिरी नवाब थे अवध के। ठीक है, अवध के आखिरी नवाब थे, क्योंकि डलहौजी ने इनको कहा था कि आपने मिस रूल किया है अवध में, तो आपको हटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड डलहौजी, है ना, डलहौजी, तो डलहौजी का पर्पस क्या था बेसिकली इस टाइम पे? डलहौजी का पर्पस उनको इसलिए भेजा गया था कि वो पूरे इंडिया पे कब्जा कर ले। ठीक है, तो डलहौजी ने इन पे आरोप लगाया कि ये मिस रूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिस रूल कर रहे हैं अवध में, इन अवध। ठीक है, इन अवध, तो आपको गद्दी से हटाया जाता है, अब हम आ जाएंगे, क्योंकि पहले से सब्सिडरी अलायंस था, है ना, और अपने कंट्रोल में। इसको मतलब कहने की बात है कि ब्रिटिशर या डलहौजी को पूरा अवध चाहिए था, एनेक्स करना चाहिए था उनको, है ना, क्योंकि ताकि वो पूरा का पूरा इंडिया अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सके। कहा जाता है कि डलहौजी ने का स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी कंट्री को पूरी तरीके से निचोड़ना चाहते हो, है ना, एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तो वहाँ का गवर्नमेंट आपके हाथ में होना चाहिए, आपको रूल करना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो थे हमारे कर्जन थे, या फिर हमारे क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, वो कह रहे थे कि हमें अभी नहीं करना है रूल, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, तो वो उनका था बस। इसके बाद ब्रिटिश की पॉलिसी चेंज हो गई। ठीक है, डलहौजी के आने पर। तो हम देखेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज़ कैसी थी एक्सपेंशन के लिए इंडिया में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और फाइनली इनको क्या किया गया? एनेक्स कर लिया गया। ओके, अवध वॉज अनेक्स्ड, अवध वॉज अनेक्स्ड, अनेक्स्ड मतलब अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स। इनके काल में यही हुआ, ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स। ठीक है, एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद होती है विद्रोह 1857 की। ठीक है, यहीं से मतलब इमीडिएट कॉज आप देखोगे तो उनमें से एक ये है। ओके, 1857 का। और इनके जो पुत्र थे, कैसे हुआ था आप याद हो तो, इनकी जो सेकंड वाइफ थी, इनकी जो वाइफ थी हजरत महल, है ना, हजरत महल। ठीक है, उनका सन था, है ना, बिजरिस कादरी, बिजरिस कादरी। ठीक है, बिजरिस कादर, और वो चाहते थे हजरत महल की ये राजा बने। ठीक है, लेकिन डलहौजी ने बनने नहीं दिया, उन्होंने बोला मिस रूल हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनका सन था, है ना, और उस टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन सा पॉलिसी था उस टाइम पे इन्होंने लागू किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार जिनका भी कोई भी वंशज ना हो, पुत्र ना हो, मतलब किसी का सन ना हो, तो उसका तो कोई अधिकारी नहीं है, सक्सेसर नहीं है, तो इसका मतलब उसके बाद ब्रिटिशर्स उसको अपने अंदर ले लेंगे। अगर आपका सन नहीं है तो आप गए काम से। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, झांसी में यही हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो सन था, बिजनेस कादरी, तो यहाँ पे क्या करे फिर? तो यहाँ पे यही मिस रूल वाला दिमाग लगाया डलहौजी ने। ओके, कि मिस रूल हो रहा है, हटो यहाँ से। ओके, तो ये थे हमारे वाजिद अली शाह। उसके बाद तो अवध एनेक्स ही हो जाता है ना। उसके बाद अवध का वजूद हट जाता है। फिर वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पे, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम पे एक नया प्रोविंस बन जाता है ब्रिटिश इंडिया में। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये थी अवध की कहानी। और अवध की कहानी की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी डिस्कस करना है एक इम्पॉर्टेंट कहानी, धन्नो बाई। ठीक है, तो उस टाइम की कहानी है जब अवध इंडिपेंडेंट था, है ना। और उस टाइम पे पटना में ताराबाई कहाँ रहती थी? तन्नो बाई कहाँ रहती थी? सॉरी, ताराबाई तो मराठास में थी, वो हम डिस्कस करेंगे जब मराठास देखेंगे। तो तन्नो बाई की कहानी है ये। तो तन्नो बाई क्या थी बेसिकली? वो थी डांसर। ठीक है, वो डांसर थी, साथ साथ वो गाना भी गाती थी, सिंगर। ठीक है, तो उस टाइम पे और साथ साथ उनका ब्यूटी भी था उनमें, है ना। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो गया था, है ना। तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो गया था। और तन्नो भाई काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे। ठीक है, तो
इनका ये जो थी, इनकी परफॉर्म करती थी अपने आर्ट को पटना में, ठीक है, पटना सेंटर था तन्नूबाई जैसे महिलाओं का, ओके, उस टाइम पे। तो बड़े बड़े जो जमींदार होते थे वो आते थे कोर्ट में, मतलब इनके स्टेज पे देखने के लिए, और काफ़ी टिकट काफ़ी महंगा था उस टाइम पे। तो एक फेमस कहानी है कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, एक मैरिड ब्राह्मण थे, जो कि मैरिड थे पहले से, एक मैरिड ब्राह्मण थे जिनका नाम था दरीक्षण तिवारी, ओके, दरीक्षण तिवारी। तो दरीक्षण तिवारी एक काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही वो चले गए इनके कोर्ट में, इनके डांसिंग वाले कोर्ट में चले गए। तो काफ़ी इम्प्रेस हो गए दरीक्षण तिवारी तन्नूबाई से। तो कहा जाता है कि तन्नूबाई का एक भी शो उन्होंने मिस नहीं किया, ठीक है। और तन्नूबाई भी इस चीज़ को जानती थी, भाई नहीं ताई बाई है, ठीक है, भाई नहीं बाई है तन्नूबाई। तो दरीक्षण तिवारी कभी मिस नहीं करते थे उनका शो, है ना, और तन्नूबाई जानती थी, और अंदर ही अंदर दोनों में काफ़ी एक, है ना, फूल खिल गया। ना कभी इन्होंने इनको कहा और ना इन्होंने कभी इनको कहा, है ना, एक दूसरे की फीलिंग्स। तो एक दिन क्या हुआ कि तन्नूबाई ने दरीक्षण तिवारी को एक पान दिया, ठीक है, पान दिया, लेकिन वो पान कभी वो खाते नहीं थे। दरीक्षण तिवारी ब्राह्मण थे, है ना, इंटेलेक्चुअल, कभी पान वान कोई नशा नहीं करते थे, मैरिड थे। उन्होंने खाया नहीं, लेकिन उसको रख दिया अपने डायरी में कहीं पे छुपा के, ठीक है। फिर एक दिन अचानक कुछ दिनों बाद, है ना, दरीक्षण तिवारी नहीं आए कोर्ट में। तो तन्नूबाई ने कहा कि नहीं, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, है ना, वो आए नहीं, बहुत दिन हो गए नहीं आए। तो उन्होंने पता किया, तो उनको पता चला कि दरीक्षण तिवारी, है ना, की मृत्यु हो गई, है ना, ही डाइड, किसी कारणों से इनकी मृत्यु हो चुकी है। तन्नूबाई पूरी तरीके से टूट गए, है ना। पूरी तरीके से टूटने के बाद उन्होंने नाचना गाना छोड़ दिया, ठीक है, नाचना गाना छोड़ दिया। फिर कहा जाता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ कुछ सालों बाद, है ना, तो उन्होंने दोबारा गाना चालू किया। बट इस बार जब गाना स्टार्ट किया उन्होंने, या डांस करना, जब उनका परफॉर्मेंस था उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसमें वो बात नहीं थी जो पहले थी, ठीक है। तो ये कहानी है तन्नूबाई की। इनका जो मकबरा है, वो भी कब्र है, वो भी पटना में ही है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। तो यह है दरीक्षण तिवारी और तन्नूबाई की कहानी। अब इसी के साथ हम अवध को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेट जो अवध था वो ख़त्म हो चुका है, हमने बंगाल कवर किया, अवध कवर किया। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा राजपूताना, ठीक है, वो होगा राजपूताना। राजपूताना काफ़ी शॉर्ट होगा, ठीक है, राजपूताना भी शॉर्ट होगा, और यहाँ पे जाट है नेक्स्ट, है ना, ये भी काफ़ी शॉर्ट होगा, ठीक है। जाट में हम पढ़ेंगे सूरजमल को, और राजपूताना में हम पढ़ेंगे राजा जयसिंह को, ठीक है। ये दो प्रोमिनेंट किंग्स थे, और उसके बाद राजपूत और जाट की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर हम मूव ऑन करेंगे मराठास पे, ठीक है, मराठास पे जिन्होंने इतिहास बदल दिया था, ठीक है। और कहते हैं कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में दिमाग से काम किया होता, है ना, मराठा ने, तो आज हो सकता है कि इंडिया का हिस्ट्री कुछ और होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।